डेटा को प्रेजेंट करने के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन और तीसरा होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हम डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में या सेंटेंसेस के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। जब डेटा कम होता है तब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन यूज़फुल होता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के 2 एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों एग्जाम्पल में डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन का डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें डेटा के लिए पूरे टेक्स्ट को रीड करना पड़ता है, बट एडवांटेज ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि डेटा को किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया गया है और डेटा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है टेक्स्ट की हेल्प से। टैबुलर प्रेजेंटेशन में डेटा को टेबल की फॉर्म में यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स की हेल्प से प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लिटरेसी रेट के डेटा टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इस टेबल में 3 रोज़ हैं मेल, फीमेल और टोटल के, और 3 कॉलम्स हैं रूरल, अर्बन और टोटल की। टोटल 9 सेल्स हैं जिसमें डेटा है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन का एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि डेटा अरेंज होता है और डेटा को फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। टैबुलर प्रेजेंटेशन में डेटा को 4 तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेशियल। जब डेटा को एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है तब उसे क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स जैसे सोशल स्टेटस, नेशनैलिटी, जेंडर, लोकेशन एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, इंडिया में लिटरेसी के डेटा को जेंडर और लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है स्क्रीन पर। जब डेटा को उन क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है जिन क्वालिटीज़ को मेजर किया जा सकता है तब उसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जैसे कि हाइट, इनकम, एज एट्सेट्रा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में जो डेटा होता है उनकी क्लासेस भी बनाई जाती है और उन क्लासेस को अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये डेटा है वोटर्स का जिन्होंने बिहार के इलेक्शन में वोट दिया। इस डेटा को एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। इसमें एज की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट क्लासेस बनाई गई हैं एंड इन्हें लोअर लिमिट और अपर लिमिट असाइन किया गया है। जब डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है तब उसे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जैसे कि आवर्स के अकॉर्डिंग, वीक्स के अकॉर्डिंग, डेज़ के अकॉर्डिंग, ईयर्स के अकॉर्डिंग, मंथ्स के अकॉर्डिंग एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, एक टी शॉप की सेल्स को ईयर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, तो ये टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है। जब डेटा को प्लेसेस के अकॉर्डिंग या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तब उसे स्पेशल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया से जो सामान एक्सपोर्ट हुआ है उस डेटा को कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। अब अगर हमारे पास डेटा है और उसे हमें टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि टेबल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और टेबल में हम डेटा को 1 वे, 2 वे, 3 वे क्लासिफिकेशन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस डेटा के। फॉर एग्जांपल, हम इस टेबल को देखते हैं और इस टेबल की हेल्प से समझते हैं कि हमें टेबल बनाते समय जब हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक टेबल को हम टेबल नंबर इसलिए असाइन करते हैं ताकि उस टेबल को आइडेंटिफाई किया जा सके और एक टेबल को डिस्टिंग्विश किया जा सके दूसरे टेबल से। एक टेबल का टाइटल से हमें टेबल के कंटेंट के बारे में पता चलता है। हर एक कॉलम के ऊपर एक हेडिंग होती है जो एक्सप्लेन करती है कि कॉलम में क्या नंबर्स हैं। उसे हम कैप्शंस या कॉलम हेडिंग्स बोलते हैं। एक रो की हेडिंग को स्टेप्स बोलते हैं, जो कि एक्सप्लेन करता है कि एक रो में नंबर्स या फिगर्स क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक टेबल की बॉडी में एक्चुअल डेटा होता है। फॉर एग्जांपल, ये 25 का मतलब है कि इंडिया में 25 करोड़ फीमेल्स रूरल एरिया में नॉन वर्कर थीं 2001 में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हमेशा टेबल की हेडिंग के साथ लिखना चाहिए। अगर रोज़ और कॉलम्स के अलग अलग यूनिट्स हैं तो रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग के साथ लिखना चाहिए। जितने भी सोर्सेज होते हैं उसे यहाँ लिखना चाहिए टेबल के नीचे। एंड टेबल का लास्ट पार्ट होता है नोट्स। ये टेबल के उन फीचर्स और डेटा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते और जिन्हें टेबल में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। डेटा को हम डायग्राम्स की हेल्प से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से डायग्राम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं ज्योमेट्रिक डायग्राम्स, एंड ज्योमेट्रिक डायग्राम्स के अंडर आते हैं बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स। अब बार डायग्राम्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो बार डायग्राम्स 3 तरह के होते हैं: सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स और कंपोनेंट बार डायग्राम्स। सिंपल बार डायग्राम्स ऐसे होते हैं। सिंपल बार डायग्राम फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी दोनों टाइप के डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, बट बार डायग्राम्स ज़्यादा यूज़फुल होते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा को रिप्रेजेंट करने में।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बार डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स इन 2011। ये सिंपल बार डायग्राम है क्योंकि इसमें एक ही डेटा सेट है। अगर हमें एक से ज़्यादा डेटा सेट को प्रेजेंट करना है डायग्राम की हेल्प से तो हम मल्टीपल बार डायग्राम यूज़ करते हैं, या फिर दो डेटा सेट को कंपेयर करना है हमें, उसके लिए भी मल्टीपल बार डायग्राम्स यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार डायग्राम में हम 2001 और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में मेल लिटरेसी रेट कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के। कॉम्पोनेंट बार डायग्राम्स को सब डायग्राम्स ही बोलते हैं। अगर हमें एक डेटा के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स के साइजेस को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम कॉम्पोनेंट बार डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स एक स्कूल में एनरोल्ड हैं। अब जो बार्स हैं उनकी हाइट मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए एंड इसमें मैक्सिमम वैल्यू 100% है एंड तीनों बार्स की हाइट सेम होनी चाहिए। अब इसमें बॉयज़, गर्ल्स और टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू 100% है। हर बार को दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, कितने बच्चे एनरोल्ड हैं एंड कितने बच्चे एनरोल्ड नहीं हैं। इस एग्जाम्पल में हर बार के दो कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह 3 कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं किसी भी बार डायग्राम में। पाई डायग्राम भी कंपोनेंट डायग्राम होता है बट ये सर्कुलर डायग्राम होता है, इसमें बार्स नहीं होते हैं। सर्कल के एरिया को कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली डिवाइड किया जाता है। इसे पाई चार्ट भी बोलते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए वैल्यूज़ को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद पाई चार्ट में प्रेजेंट किया जाता है। जो डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से क्लासीफाई किया जाता है उसे हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं एंड इसमें सबसे पहला आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बार डायग्राम की तरह दिखता है पर दोनों में डिफरेंस होता है। एक बार डायग्राम डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल दोनों के लिए ड्रॉ किया जा सकता है, पर हिस्टोग्राम बस कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए ही ड्रॉ किया जाता है। बार डायग्राम्स कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है और हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। बार डायग्राम में 2 कॉन्जिक्यूटिव बार्स के बीच में गैप होता है ताकि पता चल सके कि कैटेगरीज डिफरेंट हैं। वही हिस्टोग्राम में 2 एडजेसेंट बार के बीच में गैप नहीं होता बिकॉज डेटा कॉन्टिन्यूस होता है। बार डायग्राम्स में बार्स को हम रीऑर्डर कर सकते हैं लोएस्ट से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, बट हिस्टोग्राम में डेटा कॉन्टिन्यूस होता है तो बार्स को रीऑर्डर नहीं कर सकते। हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मोड वैल्यू भी पता चलती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हिस्टोग्राम की हेल्प से डिराइव किया जाता है। अगर हम जो हिस्टोग्राम में बार्स होते हैं उनके मिड पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट करें तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाता है एंड इसके अंडर जो एरिया होता है वो पूरा डेटा सेट होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को स्मूथली ड्रॉ करें तो उसे फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व की लाइन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के पॉइंट्स आसपास ही होते हैं जब ड्रॉ किए जाते हैं तो उस जाइब को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। उस जाइब का पर्पस होता है उन ऑब्जर्वेशंस को शो करना जो कि किसी वैल्यू से ज़्यादा या कम होते हैं। 2 टाइप्स के ओजाइव होते हैं, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव होते हैं उसमें इंक्रीजिंग कर्व होता है और जो मोर देन ओजाइव होते हैं उसमें डिक्रीजिंग कर्व होता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में लेस देन ओजाइव है एंड सेकंड फिगर में मोर देन ओजाइव है। एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं एंड वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज़ हैं। लेस देन ओजाइव से हमें पता चल रहा है कि 20 से कम 6 वैल्यूज़ हैं, 40 से कम 11 वैल्यूज़ हैं, 60 से कम 44 वैल्यूज़ हैं एंड 100 से कम 64 वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली मोर देन ओजाइव से पता चल रहा है कि 0 से ज़्यादा 64 वैल्यूज़ हैं, 20 से ज़्यादा 58 वैल्यूज़ हैं और 80 से ज़्यादा 6 वैल्यूज़ हैं। अगर हम लेस देन कर्व और मोर देन कर्व को इंटरसेक्ट करें तो हमें मीडियन का पता चल जाता है। एरिथमेटिक लाइन ग्राफ को टाइम सीरीज़ ग्राफ भी बोलते हैं। ये एक एग्जांपल लेते हैं टाइम सीरीज़ ग्राफ का। इसमें एक्स एक्सिस पर ईयर्स हैं जो कि टाइम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ हैं एंड ये डायग्राम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम हर वैल्यू को कनेक्ट करेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा।